नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि जाति आधारित जनगणना पर बिहार के जो राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनके समझ से परे होती जा रही है नीतीश की नीति। नीतीश कुमार को बिहार का चाणक्य कहा जाता है और ऐसे में जाति आधारित जनगणना पर नीतीश की ये स्पेशल नीति हम परत दर परत बिहार तक के दर्शकों के लिए खोलने जा रहे हैं। जब 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू और बीजेपी को मिले 74 सीट, तो लगा कि अब जो ये एनडीए का कार्यकाल है इसमें नीतीश कुमार दबकर रहेंगे। लेकिन जैसे ही जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठा उसके बाद सबसे पहले नीतीश कुमार ने मोदी से दो दो हाथ की तैयारी कर ली और सीधे नरेंद्र मोदी से गुजारिश कर दी कि जाति आधारित जनगणना तो करवाइए सरकार। और अपनी मांगों से नरेंद्र मोदी के लिए सरदर्द बन गए हैं नीतीश कुमार। कभी लिखते हैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी, कभी करते हैं मांग कि जाति आधारित जनगणना करवाइए, कभी मिलने का वक्त मांगते हैं। और इन सब के बीच नीतीश की मांग पर नरेंद्र मोदी मौन है। जैसे ही बिहार की फिजाओं में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठना शुरू हुआ उसके बाद माना ये जाने लगा कि आरजेडी के लिए ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी से लपक लिया ये अहम मुद्दा नीतीश कुमार ने। और जो नीतीश समर्थक हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, वो कहने लगे कि कास्ट सेंसस के मुद्दे को सही पकड़े हैं नीतीश कुमार। और कास्ट सेंसस के मुद्दे पर तेजस्वी से ज्यादा बुलंद आवाज में नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। पहले नीतीश ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को देखते हुए पीएम को चिट्ठी लिखी। तो पिछले 3 चुनाव में आप देखेंगे कि आरजेडी जहां 22 से बढ़कर 75 पर पहुंच जाती है, वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी भी लगातार बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। वहीं जेडीयू को आप देखेंगे कि 115 से कैसे घटते हुए पहले 2015 में 71 पर पहुंचती है, वहीं 2020 में 43 सीटों पर सिमट जाती है। माना यह जा रहा है कि बिहार के चाणक्य नीतीश के लिए जाति आधारित जनगणना जो है वो संजीवनी साबित हो सकती है, क्योंकि जैसे ही जाति आधारित जनगणना की मांग होगी केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेना होगा। और अगर केंद्र सरकार फैसला लेती है कि चलिए जाति आधारित जनगणना करा लेते हैं, तो फिर ऐसा पता चलेगा कि जितनी ओबीसी की आबादी है उतना तो आरक्षण उनको मिल नहीं रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछड़े वर्ग को जहां 27% आरक्षण मिलता है, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% ही आरक्षण मिलता है। लेकिन वहीं जो ओबीसी है, साथ ही जो ईबीसी का तबका है, दोनों को मिलाकर अगर बिहार में इनकी आबादी देखी जाए तो वो 52% के आसपास है। और ऐसे में आबादी जहां 52% के आसपास, वहीं आरक्षण हम देख रहे हैं कि उस अनुपात में बहुत कम मिल रहा है। फिर ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा बिहार की सियासत के साथ साथ देश की सियासत में गरमाएगा। और जो पार्टी इनके आरक्षण की बात करेगी उस पार्टी को ये जो ओबीसी वर्ग है उस पार्टी को वोट देना शुरू कर देगा। अब बताते हैं कि ओबीसी के अंडर कौन सी प्रमुख जाति आती है, जरा देखिए। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मल्लाह, तेली, धोबी, कसाई, कानू, हरिजन, बनिया, कागजी और सुनार। बता दें कि जो प्लान नीतीश कुमार का है वो ये है कि मंडल 2.0, जी हां, जाति आधारित जनगणना के बाद मंडल 2.0 की एक लहर शुरू होगी और मंडल 2.0 के जरिए कमंडल को चुनौती दी जाएगी। क्योंकि माना यह जा रहा है कि 2014 से जो ओबीसी वर्ग है उसको मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी पसंद है। और उसको समझने के लिए जरा ये आंकड़े देखिए। साल 2009 बीजेपी के ओबीसी वोटर 20 से 22%, वहीं 2014 में 33 से 34% और 2019 में लगभग 44%। बता दें कि ये जो ओबीसी वोटर है ये बिहार की सत्ता की चाबी अपनी जेब में रखता है, क्योंकि इनकी आबादी 50-52% है। और ऐसे में ये वोटर जिसके पक्ष में चला जाए वो पार्टी जीत दर्ज करती है। आइए देखते हैं, समझते हैं कि आखिर ओबीसी वोटर कैसे बिहार में सत्ता किसको मिलेगी वो पिछले कई दशकों से तय करता आ रहा है।
1990 से लेकर 2005 तक यादव की अगुवाई में माना यह जाता था कि ओबीसी वोटर जो है वो लालू यादव के साथ है। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से 1990 से लेकर 2005 तक लगातार लालू यादव शासन करते रहे। और देखा हमने कि जैसे ही 2014 में बीजेपी में मोदी युग का उदय हुआ, उसके बाद ओबीसी वोटर जो है वो मोदीमय हो गए। और इसी जोड़ी ने, जी हां, बीजेपी जेडीयू की जोड़ी ने 2005 से लेकर 2020 तक लगातार बिहार की सत्ता पर काबिज रहे। बीच में अगर हम 2015 से 2017 के एक छोटे पीरियड को छोड़ दे तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले नीतीश कुमार को यूं ही सोशल इंजीनियर नहीं कहा जाता है, क्योंकि इनकी सोशल इंजीनियरिंग ने कईयों की सियासत को समाप्त कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव अपने बारे में दावा करते थे कि जब तक बिहार में समोसे में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू भी रहेगा। लेकिन स्थिति देखिए, समोसे में आलू तो आज भी है, लेकिन बिहार की सत्ता से लालू प्रसाद यादव 2005 से लेकर अब तक गायब हैं। अगर बीच में 1.5 साल को हम छोड़ दे तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे बिहार की सत्ता से लालू को बेदखल कर दिया नीतीश कुमार ने। 12 फरवरी 1994 को कुर्मी चेतना रैली के जरिए पहली बार मंच पर पहुंचकर सीधे नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को चैलेंज कर दिया, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव को छोड़कर जो कुर्मी कुशवाहा वोटर हैं वो नीतीश के साथ हो लिए। और हमने देखा कि अपने इसी वोट बैंक के दम पर, इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर 2005 से लेकर अब तक लगातार कैसे सत्ता पर काबिज रहे नीतीश कुमार। और 2005 में लालू को कुर्सी से उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग की इसी समझ के या इसी हथियार से घायल हुए रामविलास पासवान, उनकी सियासी जमीन को खींच लिया नीतीश कुमार ने। वो आपको बताते हैं कैसे। बता दें कि 2005 में जब फरवरी में विधानसभा के चुनाव हुए तो नतीजे कुछ ऐसे आए कि किंग मेकर बन गए रामविलास पासवान। 20-22 विधायक उनके जीत कर आए और वो कह रहे थे कि भाई सत्ता की चाबी तो मेरी जेब में है। लेकिन जब नवंबर 2005 में दोबारा विधानसभा के चुनाव होते हैं तो रामविलास पासवान कहीं के नहीं रहते, उनके विधायक घट जाते हैं। और उसके बाद जो 16% दलित वोटर है जिस पर रामविलास पासवान का एकाधिकार माना जाता था, वो दलित वोटर के साथ किस तरीके से सोशल इंजीनियर नीतीश उसका ऑपरेशन कर देते हैं वो जरा समझिए। बता दें कि तकरीबन 16% दलित वोटर हैं और इस दलित वोटर को नीतीश कुमार ने एक कैटेगरी में बांट दिया। पासवान को छोड़कर एक नई कैटेगरी बना दी, महादलित कैटेगरी, उनको अलग से सुविधा दे दी। और इसमें पासवान के अलावा जो 21 दलित हैं उनको डाल दिया, जिससे कि जो रामविलास पासवान जिनका वोट प्रतिशत 16% के आसपास माना जाता था, दलित वोटरों पर जिनका एकाधिकार माना जाता था, वो रामविलास पासवान 16 से सिमटकर 6% वोटर तक ही सीमित रह जाते हैं। और इसी सोशल इंजीनियरिंग की दुहाई देकर चिराग पासवान अब भी नीतीश कुमार से लगातार चिढ़ते नजर आते हैं। तो देखा आपने कि आखिर क्यों नीतीश कुमार को बिहार का चाणक्य कहा जाता है। अब तेजस्वी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने पर है नीतीश की नजर और उनका ब्रह्मास्त्र बनेगा जाति आधारित जनगणना। नीतीश कुमार लीड कर सकते हैं मोदी विरोध की राजनीति। साथ ही सम्मानजनक रिटायरमेंट प्लान पर भी नीतीश कुमार की नजर है। मोदी से कर सकते हैं केंद्र में किसी बड़े पद की डिमांड। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर नीतीश की नजरें टिकी है ताकि एक सम्मानजनक रिटायरमेंट राजनीति से नीतीश को मिल सके। तो देखा आपने कि किस तरीके से जाति आधारित जनगणना मुद्दा एक है और इसके पक्ष में सुर बुलंद करके नीतीश को कैसे फायदे अनेक हो रहे हैं। और इसीलिए इस मुद्दे पर मोदी से दो हाथ को तैयार हैं नीतीश कुमार। अब देखना होगा कि अब तक नीतीश की चिट्ठी से लेकर मांग तक पर जो नरेंद्र मोदी मौन है, वो आखिर इस पर नीतीश को मिलने का वक्त कब देते हैं, जवाब कब देते हैं। और देखना होगा कि जाति आधारित जनगणना पर बिहार के साथ साथ देश की सियासत क्या रुख रखती है, क्या करवट लेती है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।